हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। मेरा नाम है आशुतोष और हम डिस्कशन कर रहे हैं आरएसी सब्जेक्ट का, जिसके अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2। यूनिट 1 को हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। थ्योरी के एस्पेक्ट में भी और न्यूमेरिकल के एस्पेक्ट में भी बहुत डिटेल में हमने थ्योरी पढ़ी है और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हमने न्यूमेरिकल्स भी अटेम्प्ट किया है, उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं आपके। अभी हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट की, विच इज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये आपका यूनिट का नाम है बेटा। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। लास्ट यूनिट में हमने किसके बारे में डिस्कशन किया था? एयर रेफ्रिजरेशन के बारे में। वहां हम एयर को सर्कुलेट करा रहे थे फॉर डूइंग दी रेफ्रिजरेशन। ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लेने के लिए हम एयर को वहां पे डिफरेंट पार्ट्स के अंदर सर्कुलेट करा रहे थे। पहले कंप्रेसर के अंदर जा रही थी, रैमिंग इफेक्ट हो रहा था कहीं कहीं पे, फिर कंप्रेसर, फिर हीट एक्सचेंजर। इसके अंदर हम वेपर का इस्तेमाल करेंगे। वेपर बेटा, वेपर क्या होता है? वेपर इज लिक्विड। तीन स्टेट हमारी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। वेपर हमारा गैसियस फॉर्म में आएगा। एयर के साथ क्या समस्या थी? एयर रेफ्रिजरेशन के साथ क्या समस्या थी बेटा? एयर सिर्फ गैसियस फॉर्म में थी। एयर सिर्फ गैसियस फॉर्म में थी और हम उसमें एक वैल्यू लेते थे, आपको याद हो, एच को मैंने लिखा था एमसीपीटी। ठीक है, एंथैल्पी दैट इज एनर्जी एसोसिएटेड विद फ्लोइंग फ्लूइड। हम फ्लूइड को फ्लो करा रहे हैं, उसी से सारा काम करवा रहे हैं और उसी के लिए हम कार्य कर रहे हैं, उसी से हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ले रहे हैं। भाई कंप्रेस करा रहे हैं उसको, ठीक है, कंप्रेस करा रहे हैं और फिर उसी को एक्सपेंड करा दे रहे हैं, उसी को टेम्परेचर चेंज करा दे रहे हैं। उसकी एंथैल्पी पे डिपेंड करता है सब कुछ। क्यों? हमने देखा था बेटा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो चाहे वर्क हो, वर्क और हीट को हम किस टर्म में लिखते हैं फ्लोइंग फ्लूइड में बेटा? एंथैल्पी डिफरेंस के मामले में। एंथैल्पी डिफरेंस मतलब एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। एंथैल्पी पे डिपेंड करता है कोई ऑब्जेक्ट हमारा या फिर कोई सब्सटेंस कितने ज्यादा रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस करेगा, कितना ज्यादा कार्य देना पड़ेगा मुझे से कंप्रेस कराने के लिए, या कितना ज्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मैं उससे ले सकता हूं। एंथैल्पी किस किस चीज पे डिपेंड करती है? एक तो मास पे, एक सीपी पे और एक टेम्परेचर पे। इसका मतलब ये है, अगर मैं एक बार बात करूं एयर की और बेटा एक बार बात करूं मैं किसी और रेफ्रिजरेंट की, मैंने कोई और रेफ्रिजरेंट ले लिया मैंने, अगर मैं दो चीजें सेम कर दूं, मैंने कहा 1 किलो मैंने एयर ली। जब एंथैल्पी तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है, मास, स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर पे। भाई फॉर्मूला ये तो है एमसीपीटी। ठीक है, 1 किलो मैंने वो ले लिया, एयर ले ली और इसको मैंने रखा 300 केल्विन पे। सिमिलरली मैंने 1 किलो रेफ्रिजरेंट लिया और उसको रखा 300 केल्विन पे। दो चीजें मैंने कांस्टेंट कर दी, टेम्परेचर और मास। ठीक है, ये जो स्पेसिफिक हीट है ना बेटा, ये हमारे हाथ में नहीं होती किसी भी चीज की, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। स्पेसिफिक हीट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस। पानी की अलग होगी, हवा की अलग होगी, नाइट्रोजन की अलग होगी, हाइड्रोजन की अलग होगी। डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने स्पेसिफिक हीट की? इट इज द हीट रिक्वायर्ड, दिस इज द हीट रिक्वायर्ड, to enhance the temperature of 1 kg of gas by 1 डिग्री सेल्सियस। किसी गैस का या किसी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे 1 किलो एयर का या 1 किलो वाटर का या 1 किलो गैस का, किसी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे जितनी हीट देनी पड़ेगी वो उसकी स्पेसिफिक हीट होगी। तो जिसे जितनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उसकी स्पेसिफिक हीट उतनी ज्यादा। इसे दूसरे टर्म में समझे अगर हम, अपने फायदे के टर्म में, भैया 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कोई चीज जितनी ज्यादा हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी वो उतना अच्छा रेफ्रिजरेंट का काम करेगी। क्यों काम करेगी उतना अच्छा रेफ्रिजरेंट का? मेरे भाई हमें क्या करना है, किसी चैम्बर के अंदर से हीट निकालनी है। ये मेरा चैम्बर है माना,
ये मेरा चैम्बर है, इसके अंदर मेरा आइटम रखा हुआ है, फूड आइटम। इसके अंदर से हीट जनरेट हो रही है और मुझे ये हीट बाहर निकालनी है। तो मैं एक ऐसा रेफ्रिजरेंट दूंगा। मैंने क्या करा, इसके अंदर ये पाइपलाइन लगा दी, इसके अंदर ये पाइपलाइन लगा दी, इधर से रेफ्रिजरेंट इन करा दिया, रेफ्रिजरेंट इन, इधर से करा दिया रेफ्रिजरेंट आउट। यही तो कर रहे थे हम। रेफ्रिजरेंट अंदर गया, इधर से ठंडा रेफ्रिजरेंट जा रहा है, वेरी कूल, वेरी कोल्ड रेफ्रिजरेंट, वेरी कोल्ड रेफ्रिजरेंट हमने इधर से भेजा और इधर से हॉट रेफ्रिजरेंट बाहर आया। ये कैसे हॉट हुआ भाई? भेजा था गर्म, ठंडा कैसे हो गया मेरे भाई? अंदर से जो हीट निकल रही थी, अंदर जो खाना रखा हुआ था उससे जो हीट निकल रही थी, इसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो अपना टेम्परेचर बढ़ा दिया, अपना टेम्परेचर बढ़ा दिया। मतलब यहां से जब वो अंदर गया उसकी कम एंथैल्पी थी और यहां से जब बाहर निकल गया उसकी एंथैल्पी बढ़ गई। एंथैल्पी ऑफ रेफ्रिजरेंट इंक्रीज। अब एंथैल्पी किस किस चीज से बढ़ सकती है? या तो मैंने उसका मास बढ़ा दिया हो, या तो मैंने उसका मास बढ़ा दिया हो। मास बढ़ाया क्या, वजन बढ़ाया क्या भाई? 1 किलो रेफ्रिजरेंट मैंने पाइप के अंदर फ्लो करा रखा है तो वो 1 किलो ही रहेगा, मास नहीं बढ़ा रहे हम उसका। बहुत अच्छी बात है बेटा, आप बढ़ा रहे हो टेम्परेचर। टेम्परेचर, और टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है उसका? स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहेगी। स्पेसिफिक हीट क्यों कांस्टेंट रहेगी? क्योंकि मैंने कहा वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। देखिए मैं हूं, अगर मैं, मेरे अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो कांस्टेंट रहेंगी, उन्हें कोई नहीं बदल सकता, उन्हें कोई नहीं बदल सकता। हर एक व्यक्ति, हर एक सब्सटेंस की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जो हमारे शरीर के अंदर, हमारे खून के अंदर समाई हुई है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। दैट इज द प्रॉपर्टी। जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर ब्लड होगा, मांस होगा, हड्डी होगी, ये उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। वो माँ के पेट में इसी तरीके से डेवलप होता है बेबी। दैट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इसी तरीके से हर एक सब्सटेंस की कुछ कुछ इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। तो स्पेसिफिक हीट हर एक सब्सटेंस की अलग होगी। और भैया एयर की स्पेसिफिक हीट कम होती है, एयर की स्पेसिफिक हीट कम होती है बहुत ज्यादा। कितनी थी? कांस्टेंट प्रेशर पे 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। क्या मतलब है इसका, किलो जूल पर केजी केल्विन का? अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं कि 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 किलो हवा का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हवा सिर्फ 1.005 किलो जूल एनर्जी कंजम्पशन करेगी, और ये कुछ भी नहीं है, लगभग 1। अगर मैं बाद के पॉइंट के 3 अंक छोड़ दूं जो कि 005 है, तो 1 किलो जूल एनर्जी कंजम्पशन करेगी हवा अपना 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। और जो अच्छे खासे रेफ्रिजरेंट हैं, जो अच्छे खासे रेफ्रिजरेंट हमने रिसर्च कर करके बनाए हैं, रिसर्च कर करके बनाए हैं भैया, वो ना वो 200 किलो जूल, 200 किलो जूल, 300 किलो जूल एनर्जी ले जाएंगे अपने अंदर। फायदा क्या होगा? टेम्परेचर इतना ही बढ़ेगा। देखिए मास भी इतना ही होगा। 1 किलो रेफ्रिजरेंट में इस्तेमाल करूं और उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाऊं तो भैया वो 300 किलो जूल एनर्जी ले लेगा। तो मैं हवा इस्तेमाल करूंगा कि रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल करूंगा? मैं रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो टेम्परेचर उतना ही बढ़ रहा है, जितना हवा का टेम्परेचर बढ़ रहा था उतना ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो सिस्टम तो मुझे उतना ही डिजाइन करना पड़ेगा। भाई जिस पाइप के अंदर से मैंने हवा गुजारी थी, जिस पाइप के अंदर से मैंने हवा गुजारी थी मेरे भाई, ये डिजाइन करा था मैंने कि ये मैक्सिमम मेरा 310 केल्विन झेल लेगा टेम्परेचर, 310 केल्विन टेम्परेचर झेल लेगा। और मैंने इसके अंदर से हवा गुजारी, ठीक है। हवा ने क्या काम करा? हवा ने 1 किलो जूल एनर्जी, अपना एनर्जी बढ़ाया, 1 किलो जूल एनर्जी कंजम्पशन करी और अपना टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो हवा भी इसके अंदर 300 केल्विन तक जा रही है। इसका डिजाइन है 310 केल्विन तक का। जो मैंने रेफ्रिजरेंट बनाया वो 300 किलो जूल एनर्जी लेके जा रहा है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 300 किलो जूल एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है। हमें मतलब नहीं है वो कितनी भी एनर्जी कंजम्पशन करे, हमें मतलब है टेम्परेचर से, कि टेम्परेचर कितना बढ़ा। जब हम पाइप के बारे में बात कर रहे हैं, जब तक मेरा टेम्परेचर 310 से नीचे है, मैं इसके अंदर से रेफ्रिजरेंट निकालूं, हवा निकालूं, अमोनिया निकालूं, कुछ भी निकालूं, आपको क्या मतलब? मैं तो वो चीज निकालूंगा जिसका मुझे फायदा दिखाई देगा। तो भैया रेफ्रिजरेंट इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं हटा देता हूँ इसको। तो वहीं से इजाद हुआ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का। अब आप कहेंगे गुरुजी एक चीज बताइए, हवाई जहाज में क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मेरे भाई हवाई जहाज में इसलिए नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि रेफ्रिजरेंट को ना इकट्ठा करके रखना पड़ता है। जितने बड़े स्पेस के लिए आप
रेफ्रिजरेशन चाहते हो उतना ही ज्यादा रेफ्रिजरेंट आपको कंप्रेसर के अंदर भरना पड़ेगा और उतना ही बड़ा आपको कंप्रेसर बनाना पड़ेगा, उतना ही बड़ा हीट एक्सचेंजर बनाना पड़ेगा। और हवाई जहाज में वेट मैटर करता है। वहां पे हमने स्टार्टिंग यहीं से की थी कि पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के लिए बहुत कम वजन की जरूरत पड़ेगी हवाई जहाज में एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम बिकॉज पर टन रिक्वायरमेंट, पर टन वेट, ठीक है, द स्पेसिफिक वेट रिक्वायर्ड और द वेट रिक्वायर्ड फॉर द कूलिंग कंपोनेंट्स per ton of refrigeration is very less. That's why we are using air refrigeration system specifically in the aircrafts. वेपर कंप्रेशन क्या होगा? ये धरती पे यूज होगा। अगर मैं बात करूं धरती पे एयर रेफ्रिजरेशन कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा, वेपर कंप्रेशन सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर 1 किलो में हवा इस्तेमाल कर रहा हूं, फिर मैं वही बात कर रहा हूं, अगर मैं 1 किलो हवा का इस्तेमाल कर रहा हूं तो वो भैया 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, अपना 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 किलो जूल हवा, 1 किलो जूल का इस्तेमाल करेगी हीट का। मतलब उस माना मेरा कंटेनर तो है इतना, कंटेनर इतना बड़ा है और ये कंटेनर के अंदर जो खाना वगैरह रखा हुआ है, जो भी आइटम रखा हुआ है, वो 200 किलो जूल हीट प्रोड्यूस कर रहा है। 200 किलो जूल हीट निकल रही है पर सेकेंड या पर मिनट लगा लो, 200 किलो जूल हीट निकल रही है पर मिनट। अच्छा, तो मुझे कितने, या तो मैं अब 1 किलो हवा 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 किलो जूल हीट इस्तेमाल कर सकती है। अब या तो मैं 200 किलो हवा सप्लाई करूं, 200 किलो हवा सप्लाई करूं, उसके लिए मुझे कंप्रेसर इतना बड़ा लगाना पड़ेगा जो 200 किलो हवा को दबा सके, तो कंप्रेसर का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। वरना मैं क्या काम इस्तेमाल करूंगा भैया, मैंने कहा कि 1 किलो मेरे पास एक रेफ्रिजरेंट है, कोई सा भी मान लो, मैंने कहा R32 है, R32 1 किलो रेफ्रिजरेंट है जो 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 100 किलो जूल ऊष्मा ले रहा है, 100 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मैं क्या काम करूंगा, इन पाइपों के अंदर से R32 को घुमाना स्टार्ट कर दूंगा। तो सिर्फ 2 किलो रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिर्फ 2 किलो रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे, जिससे मैं 200 किलो जूल हीट को पर मिनट बाहर निकाल सकूं। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। अच्छा, अब आप कहेंगे सर एक चीज बताइए, रेफ्रिजरेंट क्या सिर्फ लिक्विड इसमें रहेगा, वेपर कंडीशन में रहेगा? नहीं, इसकी कंडीशंस चेंज होती रहेंगी, इसकी कंडीशंस चेंज होती रहेंगी। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में डायग्राम कुछ अलग बनता है। बेटा दिस इज द डायग्राम ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे भाई, किसी भी साइकिल में पॉइंट नंबर 1, किसी भी साइकिल में पॉइंट नंबर 1, रेफ्रिजरेशन साइकिल में पॉइंट नंबर 1 हमेशा कंप्रेसर की एंट्री से स्टार्ट होगा, हमेशा कंप्रेसर की एंट्री से स्टार्ट होगा पॉइंट नंबर 1, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, एयर रेफ्रिजरेशन में भी हमने पढ़ा और हम यहाँ भी पढ़ेंगे। देखिए भैया, इसमें कंपोनेंट नंबर 1 का नाम होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर तो हमें इस्तेमाल करना ही करना पड़ेगा, कंप्रेसर इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि किसी चीज का प्रेशर और टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हो? प्रेशर इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि जब हायर प्रेशर पे कोई चीज जाएगी और उसको जब एक्सपेंड कराना है हमें, हम एक्सपेंशन के थ्रू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ले रहे हैं हवा में। उसमें एयर रेफ्रिजरेशन में भी तो हमने ऐसे किया था, हमने एक्सपेंड कराया हवा को, और जब वो एक्सपेंड हुई कोई चीज जब फैलेगी
तो वो अपनी ऊष्मा को बाहर छोड़ती है, बाहर अपना टेम्परेचर लो कर लेती है बहुत ज्यादा। जब कोई चीज फैलेगी तो वो अपना टेम्परेचर लो कर लेगी और प्रेशर भी लो कर लेगी। और हमें क्या चाहिए, यही तो चाहिए कि कोई चीज ठंडी से ठंडी होकर हमारे पास आए, हमारे कमरे में आए, जिससे हमें ठंडक महसूस हो। ठीक है, तो हमें हायर प्रेशर पे लेके जाना पड़ेगा। कंप्रेसर के तुरंत बाद हम इस्तेमाल करते हैं हीट एक्सचेंजर का। कंप्रेसर के तुरंत बाद बेटा हम इस्तेमाल करेंगे हीट एक्सचेंजर। we will be using heat exchanger after heat exchanger। अभी मैं एक सिंपल डायग्राम बना रहा हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, अभी आपको बनाना नहीं है, मैं पहले बता दूं। दिस इज अवर थ्रोटल वॉल्व, थ्रोटल वॉल्व या फिर जिसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन डिवाइस, एक्सपेंशन डिवाइस। ये मैं आपको पहले क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूं, वैसे ही वही डायग्राम है, पर यहाँ पे हमारा होता है इवेपोरेटर, जहां पे आके इवेपोरेट हो जाएगी हमारी जो ये गैस है। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 1, एंट्री टू कंप्रेसर। दिस इज पॉइंट नंबर 2 विच इज एंट्री टू हीट एक्सचेंजर। दिस इज पॉइंट नंबर 3 विच इज एंट्री टू थ्रोटल वॉल्व, एंड दिस वन इज पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 विच इज एंट्री टू इवेपोरेटर। देखिए बेटा क्या होता है, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, वीसीआरएस आपका यूज होता है, वीसीआरएस होता है घरों के रेफ्रिजरेटर में। इट इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एट होम, रेफ्रिजरेटर्स एट होम। घरों में जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें वीसीआरएस इस्तेमाल होता है। व्हेन यू टर्न ऑन द स्विच ऑफ योर रेफ्रिजरेटर, व्हाट हैपेंस, द कंप्रेसर स्टार्ट्स, compressor get started, compressor suck the vapor refrigerator inside of it and it compresses। कंप्रेसर जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, कंप्रेसर क्या काम करेगा, सबसे पहले कंप्रेसर चालू होगा। ठीक है, कंप्रेसर चालू होते क्या करेगा बेटा, कंप्रेसर ऐसा होता है आपका पिस्टन सिलेंडर डिवाइस होता है। कंप्रेसर इज ए पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, एक सिलेंडर होगा, इसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ होगा। ठीक है, इसके अंदर एक पिस्टन लगा होगा जो एक प्लंजर से जुड़ा होगा, ये प्लंजर है। इसके अंदर भरा होगा हमारा रेफ्रिजरेंट, जिसको आप गैस बोलते हो, गैस फ्रिज में कि गैस खत्म हो गई इसके अंदर, ये होगा मेरा रेफ्रिजरेंट भरा हुआ। दिस इज माई रेफ्रिजरेंट। जैसे ही आप स्विच खोलोगे, स्विच ऑन करोगे, तो बेटा ये कंप्रेसर चालू हो जाएगा, ऐसे ही प्लंजर ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा लाइक दिस। तो क्या होगा, वेपर कंप्रेस हो जाएगी। अच्छा, लिक्विड को कंप्रेस करना इम्पॉसिबल है लगभग, लिक्विड को हम इनकंप्रेसिबल मानते हैं। भाई पानी को कंप्रेस थोड़ी कर दोगे आप, ठीक है, तो गैसेस कंप्रेस हो सकती हैं, तो ये गैसियस फॉर्म में होगा, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में होगा। मतलब यहाँ पे जब एंट्री होगी तो ये गैसियस स्टेट में होगी, गैस स्टेट। अंदर गया और ये कंप्रेस हो गया। कंप्रेस होते क्या होगा बेटा, इसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा। कंप्रेशन मतलब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, तो यहां से क्या निकलेगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। कैसी फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, गैसियस रेफ्रिजरेंट। पॉइंट नंबर 2 पे गैसियस रेफ्रिजरेंट मिलेगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम उसको भेज रहे हैं हीट एक्सचेंजर के अंदर। बेटा इसी हीट एक्सचेंजर को प्यार से नाम दिया जाता है यहाँ पे कंडेंसर। कंडेंसर, कंडेंसर क्या काम करता है, कंडेंसर इसकी हीट को बाहर फेंकेगा। जो ये हाई प्रेशर आया है, हमें चाहिए कि प्रेशर तो इतना ही रहे लेकिन टेम्परेचर कम हो जाए। क्यों, यहाँ पे आते आते ये मेरा वो स्पेस है जहां पे मुझे ठंडा करना है। इवेपोरेटर हमारा फ्रिज के अंदर खुला हुआ हिस्सा होता है, फ्रिज के अंदर खुला हुआ हिस्सा, यहाँ पे खाने का आइटम रखा हुआ है, ये फूड आइटम। और मैं इस स्पेस को एक सुंदर सा नाम देता हूं, इस स्पेस को एक सुंदर सा नाम दिया जाता है, दैट इज हीट सोर्स। हीट सोर्स मतलब जहां से आप हीट लेंगे, सोर्स मतलब अरे मेरा एक सोर्स है यार, मैं उससे कुछ सामान लूंगा, तो जहां से आप कुछ लेते हैं, हीट सोर्स। रेफ्रिजरेंट यहां से हीट लेगा और यहाँ पे होगा हीट सिंक, जहां पे आप हीट छोड़ोगे, ये कौन सा होता है हीट सिंक, आपका कमरा।
अगर मैं हीट सोर्स की बात करूं तो हीट सोर्स है आपका रेफ्रिजरेटर के अंदर का केबिन, रेफ्रिजरेटर के अंदर का हिस्सा। और हीट सिंक की बात करूं तो हीट सिंक है मेरा बाहर रेफ्रिजरेटर के चारों तरफ का हिस्सा, जो एटमॉस्फेयर है बाहर की तरफ, दैट इज माई हीट सिंक। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूं, जैसे ही मैंने फ्रिज ऑन किया, फ्रिज के आसपास मुझे गर्मी महसूस होगी, फ्रिज के पास आप जाके खड़े हो गए ना, फ्रिज के आसपास गर्मी महसूस होगी। क्यों भैया, आप हीट सिंक के पास में जाके खड़े हो गए यार। यहाँ पे रेफ्रिजरेंट अपनी हीट को बाहर छोड़ रहा है, रेफ्रिजरेंट अपनी हीट को बाहर छोड़ रहा है, तो क्या होगा हीट एक्सचेंजर के अंदर बेटा, प्रेशर तो उसका कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज दिस इज ए हीट एक्सचेंजर एंड ऑल हीट एक्सचेंजर वर्क्स एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे काम करते हैं, तो प्रेशर तो रहेगा कांस्टेंट लेकिन टेम्परेचर गिर जाएगा। तो यहाँ पे हमें कैसा कैसा मिलेगा, ये यहाँ पे मिलेगा हमें हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर गैसियस स्टेट या वेपर फॉर्म। ठीक है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर गैसियस स्टेट या वेपर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर गैस। यहां से प्रेशर टेम्परेचर दोनों बढ़े, यहां तक आते आते उसका टेम्परेचर लो हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा थ्रोटल वॉल्व या एक्सपेंशन डिवाइस। अब हमने उसका टेम्परेचर कम कर दिया, प्रेशर हाई है, अब हमें प्रेशर भी कम करना है। भाई कुछ टेम्परेचर कम हुआ कंडेंसर के अंदर, और कुछ प्रेशर कम होगा, कुछ टेम्परेचर कम होगा एक्सपेंशन होने के बाद। ये एक तरीके से वही प्रोसेस है कि मम्मी ने आपको कटोरे में दाल ला के दी, वो थी बहुत तेज गर्म, आपने कहा मम्मी इसको ठंडा कर दो, तो मम्मी ने क्या काम किया बेटा, मम्मी कटोरी लेके गई और जाके उसको ना एक पानी की बाल्टी के अंदर ऐसे रख दिया, वो तैरने लगी। वो तैरेगी जरूर, उस पर लगेगा क्या, उत्प्लावन बल लगेगा, उसके ऊपर उत्प्लावन बल लगेगा। भाई लिक्विड उस पर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, जिसके कारण वो तैरेगी। तो वो काम तो कर रहे हो आप हीट एक्सचेंजर में। ठीक है, जब पानी के अंदर रखा, वो और जल्दी ठंडा करने के लिए मम्मी ने क्या काम किया, उसको निकाला बाहर, जब उसका कुछ टेम्परेचर डाउन हो गया उसको निकाला बाहर, और निकाल के उसको थाली के अंदर ऐसे फैला दिया, या बड़ी कटोरी के अंदर फैला दिया। तो क्या होगा, उसका एरिया बढ़ जाएगा, उसका एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ते ही हीट ट्रांसफर जल्दी होने लगेगा। तो सेम काम हम एक्सपेंशन में कर रहे हैं। एक्सपेंशन डिवाइस में क्या होता है, कोई चीज फैलती है, एक्सपेंड करती है। ठीक है, फैल जा, पूरे कमरे में फैल जाए, इसमें फैल जाएगी तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कम हो जाएंगे, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कम हो जाएंगे। यहां पर ये काम करती है थ्रोटल डिवाइस, थ्रोटलिंग डिवाइस। ठीक है, थ्रोटल वॉल्व होता है, वॉल्व का मतलब मैं बताऊं, टंकी की टोटी जो होती है ना, टंकी की टोटी, वो होती है वॉल्व। ठीक है, थ्रोटल वॉल्व होता है, आप जितना टोटी को खोल दोगे उतना ज्यादा ही पानी निकलेगा, उतना ही ज्यादा रेफ्रिजरेंट आपका एक्सपेंड करेगा। और ये सब काम पाइपों में हो रहा है। ये जो मैंने निशान दिखाया ना ब्लू कलर से, बेटा ये पाइप है, पाइप के अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है, ये हमारा पाइप के अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरी की पूरी यूनिट का। हम अभी इसमें तो कुछ लिखना नहीं है आपको, लगभग आधे घंटे में डिस्कस करूंगा ये पूरी यूनिट क्या है। स्टार्ट हम कार्नोट साइकिल से करेंगे, अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो जैसे ये थ्रोटल वॉल्व में आएगी, थ्रोटल वॉल्व में आने के बाद क्या होगा, एक छोटी सी जगह होगी, एक बहुत बड़े एरिया को छोटी सी जगह में से जब आप निकालोगे ना, जैसे मैं कहूँ आपको कि आप टंकी का पाइप लेके खड़े हो, आपने उसका मुंह बीच दिया, तो क्या होगा, वो स्पीड से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी पानी की। सेम काम आप यहाँ पे कर रहे हो। थ्रोटल वॉल्व एक बारीक सी जगह होती है और एक ट्यूब होती है बहुत लंबी, इस तरीके की स्पाइरल ट्यूब होती है, कम डायमीटर तथा बहुत लंबी। इधर से कैसा प्रेशर जाएगा इसमें, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। अब बेटा क्या होगा, इस पूरे के पूरी ट्यूब में ये घूमता हुआ जाएगा ऐसे, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं इसको। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब एसी में यूज होती है, ये एसी के अंदर, कहीं कहीं रेफ्रिजरेटर के अंदर भी यही इसी का इस्तेमाल किया जाता है, कैपिलरी ट्यूब का। क्या करेंगे इसके अंदर, ये ऐसे घूमता हुआ जाएगा, घूमता हुआ जाएगा। अब जितनी दूरी ये तय करेगा उतनी ही दूरी तक हीट छोड़ता हुआ जाएगा, अपनी हीट छोड़ता हुआ जाएगा और अपना प्रेशर रिड्यूस करता हुआ जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ तक आते आते ये जो गैसियस फॉर्म है ना, अभी यहाँ तक ये गैस फॉर्म में था, यहाँ तक ये गैस फॉर्म में था भैया, यहाँ से जब हम थ्रोटलिंग कराएंगे ना, ये पूरा का पूरा लिक्विड बदल जाएगा, लिक्विड।
आइडियल केस में पूरा का पूरा लिक्विड में बदल जाएगा, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, पूरा लिक्विड में नहीं बदलता, ये होता है लिक्विड प्लस गैस। थोड़ा सा लिक्विड बचेगा और थोड़ी सी गैसियस फॉर्म बचेगी हमारी, थोड़ा सा लिक्विड बचेगा और थोड़ी सी गैसियस फॉर्म बचेगी, ठीक है। तो यहां पे हमें मिलता है लिक्विड प्लस गैस मिक्सचर, लिक्विड प्लस गैस मिक्सचर। लेकिन इसका टेम्परेचर भी बहुत लो होगा और प्रेशर भी बहुत लो होगा। टेम्परेचर एंड प्रेशर आर वेरी लो। इसका टेम्परेचर भी बहुत लो होगा और प्रेशर भी बहुत लो होगा। अब क्या करेंगे, अब इसको इवेपोरेटर के अंदर भेजेंगे। तो इवेपोरेट के नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज इवेपोरेट होगी। इवेपोरेट होगी मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगी। इवेपोरेट होना मतलब भाप बनना। भैया कैसे बनेगी, यहां से जो हीट निकल रही है ना, उस हीट को एब्जॉर्ब करेगी ये लिक्विड ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा और खुद को वेपर में कन्वर्ट कर लेगा कंप्लीटली। तो यहाँ पे हमें फिर कैसी मिलेगी, यहाँ पे कैसी मिलेगी हमें, लो प्रेशर लिटिल बिट हाई टेम्परेचर गैसियस स्टेट। बस यही साइकिल होती है VCRS साइकिल। रेफ्रिजरेंट आपका इन चार चीजों के बीच में घूमता रहेगा, कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर और थ्रोटल वाल्व के बीच घूमता रहेगा और कूलिंग प्रोवाइड कराता रहेगा। जो काम एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में हवा कर रही थी वो यहाँ पे ये करेगा। बस ये डायग्राम है बेटा, कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर, थ्रोटल वाल्व और इवेपोरेटर, ठीक है। अब इसमें हमें पढ़ना कहाँ से है, यहाँ से नहीं पढ़ना है बेटा, यहाँ से नहीं पढ़ना है हमें इसको स्टार्ट करना है यहाँ से। ये तो मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया, डिस्कशन वहां तक जा चुका था क्योंकि, तो मैंने बीच में रुकना जरूरी नहीं समझा। सबसे पहली चीज हम जो इसमें पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल फॉर वेपर एज ए रेफ्रिजरेंट, वेपर एज ए रेफ्रिजरेंट। हमने लास्ट यूनिट के अंदर एक चीज पढ़ी थी, एक कार्नोट साइकिल फॉर एयर एज ए रेफ्रिजरेंट। अगर कार्नोट साइकिल में एयर को हम मान लेंगे कि एयर हमारा रेफ्रिजरेंट है, तब कार्नोट साइकिल के क्या क्या प्रोसेस होंगे, और अगर हम मान लेंगे कि हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट है तब क्या क्या प्रोसेस होंगे, ठीक है। अंतर देखिएगा क्या होता है बेटा। आप कहेंगे सर वेपर में और एयर में क्या अंतर है, बेटा वेपर एक स्पेसिफिक, किसी भी एक स्पेसिफिक सब्सटेंस को जब हम गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन वी आर सेइंग कि ये इसकी वेपर है, ठीक है। पानी की वेपर स्टीम, ठीक है। कोई गैस लिक्विड में है, नाइट्रोजन माना लिक्विड अवस्था में है, उसकी वेपर नाइट्रोजन वेपर। हाइड्रोजन हमारे पास लिक्विड अवस्था में है, हाइड्रोजन की वेपर इज हाइड्रोजन वेपर। तो ये अंतर आ जाता है, ठीक है। तो वेपर एज ए रेफ्रिजरेंट के लिए कार्नोट साइकिल कैसी बनती है बेटा, बनेगी वैसी लगभग जैसी वहां पे थी। ये आपके सिलेबस में अलग से पूछी गई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। टीएस डायग्राम पढ़ेंगे हम। टीएस डायग्राम बेटा ये बनती है आपकी स्क्वायर या रेक्टेंगल बोल दीजिए आप, रेक्टेंगल। दिस इज माई कार्नोट साइकिल फॉर वेपर एज ए रेफ्रिजरेंट। बस इसमें एक अंतर आ जाएगा, दिस इज 1 2 3 4। मेरे भाई एयर में भी यही पढ़ाया था मैंने, आप कहोगे सर वेपर में भी यही पढ़ा रहे हो। भैया इसमें ना आपका एक चैप्टर आता है थर्मोडायनेमिक्स में, प्योर सब्सटेंस। आप पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस, यहाँ उस चैप्टर का इस्तेमाल होगा। वहां पे आप पढ़ते हो टीएस कर्व, ऐसा करके कुछ पढ़ते हो। मैं आपको थोड़ी देर के लिए रिवाइज करा देता हूँ। प्योर सब्सटेंस बेटा क्या होता है, प्योर सब्सटेंस इज ए सब्सटेंस विच इज मैकेनिकली सेपरेबल, फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड हैविंग कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। यार सर क्या बोल दिया आपने। प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन बेटा ये होती है, प्योर सब्सटेंस किसी की थर्मोडायनेमिक की बैग होगी ना, तो वहां पे 2 नंबर पे सवाल आ जाएगा। प्योर सब्सटेंस इज ए सब्सटेंस which is mechanically separable, physically distinct and most important chemically homogeneous throughout its volume।
केमिकली होमोजीनियस थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, वो होता है प्योर सब्सटेंस। मतलब माना मैंने दो चीजें मिला दी, मैंने पानी और बर्फ को मिला दिया। मैं दो चीजों की बात करता हूं एग्जांपल में, एक एग्जांपल करता हूं मैं, वाटर, वाटर प्लस आइस, वाटर प्लस आइस। पहले इसकी बात करते हैं। बेटा मैकेनिकली सेपरेबल का मतलब है जिसको आप हाथों से या मशीनों से दो चीजों को अलग अलग कर सको, अलग अलग कर सको। मैंने पानी के अंदर बर्फ मिला दी, क्या आप बर्फ को अलग नहीं कर सकते? कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। सो दिस इज मैकेनिकली सेपरेबल। एक कंडीशन पूरी हो गई। प्योर सब्सटेंस वो होगा जो इन तीनों कंडीशंस को पूरा करता होगा। दूसरा है फिजिकली डिस्टिंक्ट, आंखों से देखकर जिसको आप बता सको कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। बेटा पानी अलग है और तेल अलग है, पानी अलग है तेल अलग है, बर्फ अलग दिखेगी पानी अलग दिखेगा। फिजिकली डिस्टिंक्ट जो दिखने में अलग अलग हो। सो विच इज मैकेनिकली सेपरेबल, फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड केमिकली होमोजीनियस थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है मेरे भाई? इसका मतलब है केमिकली होमोजीनियस का मतलब है कि पानी H2O है और बर्फ क्या है? बर्फ पानी का सॉलिड फॉर्म है, बर्फ भी H2O है। तो क्या कहीं भी केमिकल कंपोजिशन चेंज हुई क्या? केमिकल कंपोजिशन चेंज हुई क्या? पानी भी H2O है, बर्फ भी H2O है, ठीक है। तो केमिकली होमोजीनियस, कहीं से भी पूरे वॉल्यूम में मेरे पास 1000 लीटर ऐसा एक पीस पड़ा हुआ था जहां पे पानी था और उसके अंदर बर्फ के टुकड़े पड़े हुए थे जगह जगह 1000 लीटर में। तो मैंने एक तो चौथे मोहल्ले से उस कोने में जाकर थोड़ा सा पानी और बर्फ उठाया, थोड़ा सा यहाँ से उठाया, जब यहाँ की केमिकल कंपोजिशन चेक करी ये भी आई H2O और वहां की चेक करी वो भी आई H2O। तो मैं कहूंगा केमिकली होमोजीनियस, चारों तरफ होमोजीनियसनेस है, बिल्कुल बराबर है केमिकली। तो मैं कहूंगा कि भाई पानी और बर्फ मेरा प्योर सब्सटेंस है। अगर मैं बात करूं बेटा ड्राई एयर, ड्राई एयर हवा, ड्राई सूखी हुई हवा, हम मानते हैं कि हवा में हमारी नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज्यादा है विच इज इक्वल टू आई थिंक 79%। और हमारी जो है 21 पॉइंट सम % हमारी जो है ये आती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आती है और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन वगैरह है। तो ड्राई एयर मतलब सूखी हुई हवा। आप यहाँ पे हवा में सांस ले रहे हो, चाहे आप अमेरिका में जाके ले रहे हो, चाहे आप कनाडा में जाके ले रहे हो, चाहे आप अंटार्कटिका में ले रहे हो, बेटा ड्राई एयर में यही सब मिलेंगी, केमिकल कंपोजिशन यही मिलेंगी। मैकेनिकली सेपरेबल है क्या? हाँ, आप हवा के अंदर से नाइट्रोजन को अलग कर सकते हो, हाइड्रोजन को अलग कर सकते हो। फिजिकली डिस्टिंक्ट है, हाँ, आपको अलग अलग दिखाई देगा कि भाई ये नाइट्रोजन है ये हाइड्रोजन है। और केमिकली होमोजीनियस है, बिल्कुल है। तो ड्राई एयर भी आपका प्योर सब्सटेंस है। वही मैं बात करूं अगर वेट एयर की, वेट एयर मतलब वो हवा जिसके अंदर थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदें घुली हुई हो, मेरे भाई वेट एयर हमारी नहीं मानी जाती, प्योर सब्सटेंस नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा हवा में कम है। अगर आप तमिलनाडु जाओगे, केरल जाओगे, वहां पर पानी की मात्रा ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे आसपास समुद्र है, तो हवा ज्यादा पानी सोखती है, तो उसका इस्तेमाल होता है यहाँ पे। तो ये हमारा प्योर सब्सटेंस नहीं होता। चलो प्योर सब्सटेंस के बारे में बता दिया मैंने। अब मैं आपको टीएस डायग्राम बता देता हूँ, कहीं से कहीं तक निकल जाता हूँ यार, मैं पढ़ाता ना, मुझे मजा आता है पढ़ाने में, कंसेप्ट बताने में। देखिए टीएस डायग्राम बेटा, टीएस डायग्राम में दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूँ। इसको कहते हैं वेपर डोम, वेपर, या फिर आप इसको ऐसे याद कीजिए, दिस इज सैचुरेटेड वेपर लाइन, सैचुरेटेड वेपर कर्व, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक का, इस पॉइंट से लेकर ये जो जा रहा है, दिस इज माई सैचुरेटेड वेपर कर्व। बेटा इसके बिना मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, है ना, इसके ये नहीं बताऊंगा तो आप VCRS साइकिल में फंसे रह जाओगे। दिस इज सैचुरेटेड वेपर कर्व और दिस इज माई सैचुरेटेड वेपर कर्व। और इससे जो लेफ्ट साइड का है, इससे जो लेफ्ट साइड का है, दिस इज माई सैचुरेटेड लिक्विड कर्व। सैचुरेटेड लिक्विड कर्व। और ये जो पॉइंट मैंने यहां पे बनाया है,
ये जो पॉइंट इन दोनों का मिक्सचर है ना बेटा, बिल्कुल जहां पे मिलते हैं, दिस इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट अभी आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे पता है आपको कुछ नहीं पता होगा इसके बारे में, मुझे इतना पता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, इसी पे पूरी वीसीआरएस का खेल चलेगा। रैंकाइन साइकिल, आपकी रैंकाइन साइकिल पूरी इस डोम पे बनाई जाती है, इसी कर्व पे, ठीक है। आप जितने भी वेपर से रिलेटेड चीजें पढ़ोगे, स्टीम से रिलेटेड चीजें पढ़ोगे, वो सब इसमें बनाई जाएंगी। क्यों? इसमें कांस्टेंट प्रेशर लाइन दिखाई जाती है, ऐसे देखो, कांस्टेंट प्रेशर लाइन में बता देता हूं आपको, दिस इज कांस्टेंट प्रेशर लाइन, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ठीक है। जो सैचुरेटेड कर्व से लेफ्ट साइड का रीजन है, सैचुरेटेड कर्व से लेफ्ट साइड का रीजन है ये वाला, ये सारा बेटा ये होता है मेरा लिक्विड रीजन, सब कूल्ड रीजन, सब कूल्ड रीजन। मेरे भाई ये डायग्राम आप बना लेना जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये होता है लिक्विड कर्व से लेफ्ट साइड का रीजन, सब कूल्ड रीजन। और सैचुरेटेड वेपर कर्व, वेपर से राइट साइड का रीजन, इधर का सारा, ये सारा बड़े भैया इसको हम कहते हैं, इसको हम बड़े प्यार से कहते हैं बड़े भाई, इस रीजन को कहते हैं हम सुपर हीटेड रीजन, सुपर हीट रीजन, सुपर हीट रीजन, ठीक है। इस कर्व से राइट साइड का जो हिस्सा है, जो रीजन है, जो सारा एरिया है, इसको कहेंगे सुपर हीट रीजन। इस सैचुरेटेड लिक्विड कर्व से लेफ्ट साइड का जो रीजन है, इसको कहेंगे सबकूल्ड रीजन। ये इस कर्व के ऊपर होगा सैचुरेटेड लिक्विड और इसके ऊपर होगा सैचुरेटेड वेपर। और भैया जो इनके बीच का ये हिस्सा है ना, इस कर्व के बीच का हिस्सा, बीच का जो हिस्सा है मेरे भैया, इसको कहा जाता है वेट रीजन, वेट रीजन। मतलब यहां पे लिक्विड प्लस वेपर फॉर्म मिलेगा आपको, इधर जो मिलेगा प्योर लिक्विड मिलेगा, इधर जो मिलेगा प्योर वेपर मिलेगा। अब आप 2 मिनट मुझे दीजिए, पूरी क्लास आपकी यही समझने में जाएगी, वरना वीसीआरएस में ना बेटा घूमे फिरोगे, समझ में नहीं आएगी वीसीआरएस। देखिए हम इसमें ऐसे कुछ डायग्राम की बात करेंगे। हम वेपर के साथ क्या कर रहे हैं, हम रेफ्रिजरेंट के साथ क्या क्या काम कर रहे हैं भैया। एक चीज देखिए आप, रेफ्रिजरेंट आपका जब यहां से चला, कंप्रेसर में गया तो गैसियस स्टेट में था, हीट एक्सचेंजर में आया तो भी वो गैसियस स्टेट में ही रहा, ठीक है, गैसियस स्टेट में आया। यहां तक आते आते उसका क्या हुआ, यहां तक आते आते बेटा यहाँ पे गैसियस स्टेट नहीं, यहाँ पे हमें लिक्विड स्टेट मिलेगी, लिक्विड, लो टेम्परेचर लिक्विड, लिक्विड स्टेट, क्योंकि ठंडी हो जाएगी ना। जब भी कोई चीज ठंडी होगी तो वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, जब कोई चीज ठंडी होगी तो वो लिक्विड से गैस में, वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर और ठंडा करेंगे तो लिक्विड से बर्फ बन जाएगी। सबसे अच्छा एग्जांपल पानी का एग्जांपल याद रखा करो, पानी को आप गर्म करोगे तो लिक्विड से गैस बन जाती है, और अगर आप ठंडा करोगे, पानी को ठंडा करोगे तो लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। मतलब सॉलिड लिक्विड गैस उल्टा चलता है, गैस से सॉलिड की तरफ आना है तो चीज को ठंडा करते हुए आओ, और सॉलिड से गैस की तरफ जाना है तो किसी चीज को गर्म करते हुए चलो, ठीक है। तो यहां पे हमें लिक्विड मिलेगा। तो हमारा रेफ्रिजरेंट देखो फेज चेंज कर रहा है, हमारा रेफ्रिजरेंट फेज चेंज कर रहा है। मैं यहां पे लिख देता हूं, हमारा जो रेफ्रिजरेंट है बेटा फेज चेंज कर रहा है वो। इन दिस प्रोसेस refrigerant changes, keep changing its phase from liquid to gas या liquid to vapor एंड वाइस वर्सा मतलब उल्टा, जो हमने लिखा है उसका उल्टा, लिक्विड टू वेपर और वेपर टू लिक्विड, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। मतलब हमारा रेफ्रिजरेंट कभी गैसियस स्टेट में आ जा रहा है, कभी लिक्विड स्टेट में आ जा रहा है, फिर गैस में आ गया, फिर लिक्विड में आ गया। भैया हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा। हम पीवी इज इक्वल टू एमआरटी जो पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी जो पढ़ते हैं भैया आइडियल गैस के लिए पढ़ते हैं, ओनली फॉर आइडियल गैस,
ओनली फॉर आइडियल गैस और वेपर स्टेट और वेपर, आइडियल वेपर। अभी क्या हो रहा है, हवा में हम इसको क्यों इस्तेमाल कर पा रहे थे एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, क्योंकि वहां पे सिर्फ हवा में की डील हो रही थी, हवा हवा ही थी, हवा सिर्फ एयर जो थी वो एयर फॉर्म में ही रही, गैस फॉर्म में रही। क्या हमने उसमें पढ़ा क्या था कि हमने हीट एक्सचेंज करी और हवा को पानी में कन्वर्ट कर दिया? नहीं, हवा ठंडी हुई सिर्फ, एयर ओनली गेट कूल्ड, इट डजंट चेंजेस इट्स फेस, वो पानी नहीं बनती। लेकिन यहाँ पे हमारा रेफ्रिजरेंट बार बार चेंज हो रहा है, तो हमें एक ऐसा कर्व पढ़ना पड़ेगा, एक ऐसा कर्व बनाना पड़ेगा जिसपे हम लिक्विड भी बना सकें और वेपर भी बना सकें। बड़े भाई ये वही कर्व है। जब हम किसी ऐसे सब्सटेंस से डील करते हैं, वेन एवर वी डील विद ए सब्सटेंस विच कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स फेज आइदर फ्रॉम लिक्विड टू वेपर और वेपर टू लिक्विड अगेन एंड अगेन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा कर्व बनाना पड़ेगा जिसमें लिक्विड भी हो और वेपर भी हो। तो भैया ये जो कर्व है ना, ये कर्व ऐसा ही है, ये है सैचुरेशन लिक्विड कर्व। मतलब अगर मैं इस कर्व के ऊपर, जहां पे ये ब्लू लाइन मैंने बनाई, इसके ऊपर मैं कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लूं, मैंने कहा मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ ले लिया मैंने, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, बेटा इसके ऊपर ना मुझे सैचुरेटेड लिक्विड मिलेगा। नाउ व्हाट डज दिस सैचुरेटेड लिक्विड वर्ड मीन? सैचुरेटेड का मतलब होता है 100%। आपको भूख लगी थी बहुत तेज और भाई आपने खाना खा लिया, खाना खा लिया, खाना खा लिया, बहुत ज्यादा खाते जा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा आपका शरीर कहेगा कि भाई बस हो गया, है ना, कि अब पेट भर गया। अब उससे ऊपर अगर आप खाओगे तो वो ज्यादा है, स्वाद स्वाद में आप खा तो लोगे लेकिन वो ज्यादा है, तो वो ओवर सैचुरेटेड है। जहां तक आपको 100% बिल्कुल कैपेसिटी हो जाए कि भाई इतना ही बस, दिस इज सैचुरेशन। सैचुरेशन वर्ड का मतलब होता है 100% कैपेसिटी, कि बस इससे ज्यादा मैं और कर नहीं सकता काम, इससे ज्यादा मैं खा नहीं सकता, इससे ज्यादा करूंगा तो ओवर सैचुरेशन हो जाएगा, इससे कम करूंगा तो सब सैचुरेशन हो जाएगा। सब, सब ऑर्डिनेट, सब शब्द यूज किया जाता है, सब, SUB बेटा, सब शब्द SUB, सब शब्द इस्तेमाल किया जाता है अपने से सैचुरेशन से कम के लिए, कि मेरे सबऑर्डिनेट, मेरे नीचे काम करने वाले लोग, है ना, तो सब सैचुरेशन रह जाएगा अगर इससे नीचे रहूंगा तो, और इससे ऊपर जाऊंगा तो ओवर सैचुरेशन हो जाएगा या सुपर सैचुरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे, इस कर्व के ऊपर मुझे 100% लिक्विड मिलेगा, 100% लिक्विड। ठीक है, उसमें इतनी सी भी वेपर की मात्रा नहीं होगी, बिल्कुल भी 0% वेपर की मात्रा होगी। ठीक है, और ये जो सैचुरेटेड वेपर कर्व है, इसके ऊपर मुझे 100% वेपर मिलेगी, 100% वेपर। क्या मतलब है इन 100% लिक्विड और 100% वेपर का? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जब फेस चेंज हो रहा है बेटा, यहाँ से वेपर अंदर जा रही है और यहाँ पे हमें लिक्विड मिल रहा है। क्या सारी की सारी वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी इस हीट एक्सचेंजर में? नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, वो यहाँ पर आकर होगी। यहाँ पर भी पूरी तरह, मैं एक्चुअली बताऊं तो यहाँ पर भी पूरी तरह वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाता, यहाँ पर भी थोड़े बहुत लिक्विड पार्टिकल्स बच जाते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत लिक्विड पार्टिकल्स बच जाते हैं, उन लिक्विड पार्टिकल्स को हम अलग निकाल लेते हैं। बिल्कुल लिक्विड पार्टिकल्स को अलग करने के लिए, या फिर हम चाहते हैं कि इसके इवेपोरेटर के अंदर लिक्विड फॉर्म में आए, हमारा जो रेफ्रिजरेंट है इवेपोरेटर के अंदर लिक्विड फॉर्म में आए, ताकि वो हीट एब्जॉर्ब करके खुद को गैस में कन्वर्ट कर सके। अगर वो ये नहीं कर पाएगा तो फायदा क्या हुआ? यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में मिलना चाहिए, तो यहाँ पे फ्लैश चैम्बर इस्तेमाल किया जाता है फ्लैश गैसेस को बाहर निकालने के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा मिक्सचर। मिक्सचर मिलता है हमें लिक्विड प्लस गैस का, डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए, इस पॉइंट पे मिलेगा 100% लिक्विड, इस पॉइंट पे मिलेगा 100% वेपर, और इसके बीच में मिलेगा लिक्विड प्लस वेपर रीजन, लिक्विड प्लस वेपर रीजन। इनके बीच में से एक लाइन अगर मैं बना दूं बेटा, ये 50% की लाइन है, इस लाइन पे 50% लिक्विड मिलेगा, 50% वेपर। तो अगर कोई प्रोसेस इधर से इधर जा रहा है, मैंने कहा इधर से इधर जा रहा हूं मैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, मतलब लिक्विड से वेपर की तरफ जा रहा हूं, लिक्विड से वेपर की तरफ जा रहा हूं। मेरे भाई एक चीज बताइए, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, एक तो इस पॉइंट पे बात करूं और एक इस पॉइंट पे बात करूं, यहां पर लिक्विड की मात्रा ज्यादा होगी कि वेपर की ज्यादा होगी? इस पॉइंट पे ये किसके ज्यादा नजदीक है? ये लिक्विड कर्व के ज्यादा नजदीक है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर लिक्विड की मात्रा ज्यादा है, वेपर की मात्रा कम है। जैसे जैसे मैं इससे इधर मूव करता रहूंगा, राइट साइड मूव करता रहूंगा, वैसे वैसे लिक्विड की मात्रा कम होती जाएगी और वेपर की मात्रा बढ़ती जाएगी। मतलब मैं किसी लिक्विड को गर्म कर रहा हूं,
समझ में आया? मैं किसी लिक्विड को गर्म कर रहा हूं और वो लिक्विड अपनी फेज चेंज कर रहा है, फेज चेंज कर रहा है लिक्विड टू वेपर, इसीलिए इसको वेट रीजन कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमें ऐसा वेपर मिलेगी, हमें ऐसी वेपर मिलेगी जिसके अंदर लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, जिसके अंदर लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे। बेटा इससे ज्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ये थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है, क्योंकि मेरी क्लास का टाइम बहुत ज्यादा जाया हो जाएगा वरना इसमें। सब कूल्ड रीजन क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे मुझे 100% लिक्विड मिल गया, 100% लिक्विड मिल गया कि भाई मैंने सारी की सारी वेपर को सारे के सारे पानी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, कंडेंसेशन के थ्रू, हीट एक्सचेंजर लगा के मैंने किसी वेपर को इतना ठंडा किया कि वो पानी में कन्वर्ट हो गई या लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अब मैं उसको ठंडा करूंगा, जब मैं उसको ठंडा करूंगा तो ये होगा मेरा सब कूल्ड। सब कूल्ड मतलब पानी को और ज्यादा ठंडा कर दिया मैंने। सब कूल्ड, कूल करना, लिक्विड को और ज्यादा कूल करना, टेम्परेचर कम करना, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सब कूल्ड रीजन। और सुपर हीटेड वेपर कर्व जो है बेटा, सुपर हीटेड रीजन जो है, यहाँ पे मुझे 100% वेपर मिल गई। जैसे मैं पानी को उबालना स्टार्ट करूं, मैं अगर इस पे टीएस डायग्राम पे पानी के लिए बनाऊं, पानी के लिए टीएस डायग्राम बनाऊं बेटा, पानी हमारा यहां है 10 डिग्री सेल्सियस पे है और 10 डिग्री सेल्सियस पे वो कंप्लीटली वाटर फॉर्म में है। पानी 10 डिग्री सेल्सियस पे पानी की फॉर्म में रहेगा। मैंने इसको उबालना स्टार्ट किया, तो क्या होगा? धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, और यहां तक आते आते वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा कंप्लीटली। कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट पानी का? 100 डिग्री सेल्सियस। यहां तक आते आते कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, यहां पर वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या काम कर रहा हूं? मैं अभी भी उसको गर्म किए जा रहा हूं। मैंने कहा भाई तू पूरा वेपर में कन्वर्ट हो गया कोई बात नहीं, पर तू और ज्यादा गर्म हो तो क्या होगा भाई? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा बहुत ज्यादा, इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और ये इस पॉइंट में आ जाएगा विच इज सुपर हीटेड रीजन। सुपर हीटेड रीजन मतलब किसी चीज को उसके सैचुरेशन टेम्परेचर से ऊपर गर्म करना इज टू सुपर हीट दैट थिंग। सुपर हीट करना मतलब और ज्यादा गर्म करना। सैचुरेशन पॉइंट से ऊपर गर्म करना इज सुपर हीटेड रीजन। सैचुरेशन पॉइंट से नीचे ठंडा करना, सैचुरेशन लिक्विड पॉइंट से नीचे ठंडा करना इज सब कूल्ड रीजन। ठीक है, ये डायग्राम आप बना लेना बेटा, ये जो डायग्राम मैंने बनाया ना ये बना लेना। अब मैं आपको बताता हूँ कार्नोट साइकिल क्या होती है। ये मुझे बताना मजबूरी थी, अगर मैं ये नहीं बताता तो आपको समझ में नहीं आता कार्नोट का लफड़ा क्या है। सी नाउ आई विल टेल यू अबाउट कार्नोट साइकिल। भैया कार्नोट साइकिल ये एयर के लिए है, अभी एयर के लिए। इसमें हमें कहीं लिक्विड डोम नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। आप कहेंगे नहीं आ रहा भैया, तो देखिए सबसे पहले बनाइए डोम। जब भी आप VCRS साइकिल बनाएंगे सबसे पहले आप ये वेपर कर्व बनाएंगे, ठीक है, और आप इसके अंदर बनाएंगे एक स्क्वायर। दिस इज माई कार्नोट साइकिल फॉर वेपर और VCRS 1 2 3 4। दिस इज माई कार्नोट साइकिल फॉर VCRS। ये मैंने जानबूझ के बनाई थी जिससे आपको अंतर समझ में आए। ये एयर के लिए है और ये वेपर के लिए है। ये वेपर के लिए है, VCRS के लिए। अगर मैं कहूंगा कि मैं वेपर को एज ए रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल कर रहा हूं तो दिस इज माई कार्नोट साइकिल। ठीक है, प्रोसेस क्या क्या है इसमें? प्रोसेस सेम है, प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2 इज कैसा है बेटा? प्रोसेस 1 to 2 देख के बताओ कैसा है। मैंने आपको प्रोसेस देखने बता दिए। 1 से 2 कहां जा रहे हैं? 1 से 2 जा रहे हैं। क्या चीज बढ़ रही है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। हमें दिखाई दे रहा है सर 1 पे टेम्परेचर कम है और 2 पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और क्या चीज इंक्रीज हो रही है? सर टेम्परेचर तो इंक्रीज हो ही रहा है। आपने बताया था कि इसमें ना कांस्टेंट प्रेशर लाइंस ऐसे ड्रॉ होती हैं। अगर मैं कहूं इस लाइन का प्रेशर बताओ, तो बेटा इस लाइन का प्रेशर आप ऐसे आओगे सीधा 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 और नीचे यहां, ये होती है कांस्टेंट प्रेशर लाइन। सर प्रेशर भी बढ़ रहा है, दिस इज माई हायर प्रेशर, दिस इज माई लोअर प्रेशर। सर प्रेशर भी बढ़ रहा है, यहां से लेके यहां तक प्रेशर भी बढ़ा और टेम्परेचर भी बढ़ा। और ये कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ते हैं? बेटा ये होता है, चुपचाप लिख दो, कंप्रेशन प्रोसेस। और क्या चीज कांस्टेंट है? सर 1 से लेकर 2 तक ना
एंट्रोपी कांस्टेंट है। जो एंट्रोपी 1 पे है वही एंट्रोपी 2 पे है। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, दिस इज नथिंग बट आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। ओके ओके, प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 2 to 3, 2 से 3 पे चलो बेटा, 2 से 3 पे चलो सर। जब हम 2 से 3 पे जा रहे हैं तो हमें पता चला कि हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, और जो हमारा सब्सटेंस है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, वो यहां पे कहां है, सी, दिस इज माई क्रिटिकल पॉइंट, सीपी क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट है राइट साइड में, दिस इज माई सैचुरेटेड वेपर कर्व, सैचुरेटेड वेपर कर्व। अभी मैं आपको बता चुका हूं क्या है कि इस कर्व के ऊपर मैं कहीं भी पॉइंट लूंगा तो मुझे 100% वेपर मिलेगी। एंड सर यू हैव ऑल्सो टोल्ड अस दैट दिस कर्व फ्रॉम लेफ्ट वर्ड, दिस इज माई सैचुरेटेड लिक्विड कर्व, सैचुरेटेड लिक्विड कर्व। ठीक है, तो सर हमें दिखाई दे रहा है कि 2 से 3 के टाइम जब हम जा रहे हैं 2 पॉइंट पे हमें वेपर मिली। 2 पॉइंट कहां पे है, इस डोम के ऊपर, तो इस डोम के ऊपर है, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पे मतलब हमारे पास वेपर रेफ्रिजरेंट है वेपर फॉर्म में। हम क्या कर रहे हैं, जब 2 से 3 की तरफ चले तो ये लिक्विड बनता जा रहा है धीरे 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 धीरे। ये हमारा कौन सा रीजन है, लिक्विड प्लस वेपर रीजन। तो सर जैसे हम 2 से 3 की तरफ चले, फाइनली हम 3 पे जाके रुके, जैसे ही 3 पे रुके, 3 पे हमें क्या मिलेगा, सैचुरेशन लिक्विड कर्व। सैचुरेशन लिक्विड मतलब 3 पॉइंट हमारा लिक्विड है। तो 2 से 3 तक हमने क्या काम करा, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करा। और ये कहाँ होता है बेटा, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यू विल हैव टू यूज हीट एक्सचेंजर। सो दिस प्रोसेस इज नथिंग बट, दिस प्रोसेस इज नथिंग बट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर हीट एक्सचेंजिंग, हीट एक्सचेंजिंग, या इसी की मैं बात करूं कंडेंसेशन प्रोसेस, कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट प्रोसेस 3 to 4, प्रोसेस 3 to 4। अच्छा जी, प्रोसेस 3 to 4 में क्या हो रहा है, सर हमें फिर दिखाई दे रहा है कि हमारा प्रेशर भी घट रहा है। 3 to 4 प्रेशर घट रहा है और टेम्परेचर भी घट रहा है, प्रेशर घट रहा है और टेम्परेचर भी घट रहा है। तो ऐसा कब होता है बेटा, एक्सपेंशन में। और कौन सा एक्सपेंशन, क्या चीज कांस्टेंट है, क्या चीज कांस्टेंट है आपकी, सर हमें दिखाई दे रहा है कि एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट है। जो एंट्रोपी S1 पे है वही एंट्रोपी जो एंट्रोपी S3 पे है वही एंट्रोपी S4 4 पॉइंट पे। ठीक है, सो दिस इज माई आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, और अगर मैं बात करूं प्रोसेस, अगर मैं बात करूं प्रोसेस 4 to 1 की, तो सर 4 to 1 में हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर टू दिस, हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट क्या कर रहे हैं, हीट एक्सचेंज कर रहे हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो बेटा इसको भी ना कंडेंसेशन अभी मत लिखो, इसको आप लिख लो, इसको आप लिख लो फिलहाल कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ये हमारे 4 प्रोसेस हो गए। अच्छा जी, और ये हमारी आइडियल साइकिल होती है। कार्नोट साइकिल मैंने आपको बताया था आइडियल साइकिल होती है किसके लिए, VCRS सिस्टम के लिए। हम चाहेंगे कि हम कोई ऐसी साइकिल बना सके, लेकिन क्या ये पॉसिबल है, क्या चीज पॉसिबल नहीं है इसमें, बताओ क्या क्या चीज पॉसिबल नहीं है बेटा। एक तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कराने पॉसिबल नहीं है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कराने पॉसिबल नहीं है, सबसे बड़ी समस्या। और इसकी क्या समस्या आई, लिमिटेशंस क्या क्या आई इसकी मेरे भाई, लिमिटेशंस क्या क्या आई वो मैं आपको दूसरे पेज में दिखा देता हूँ। देखिए
इस साइकिल की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, क्यों हम कार्नोट साइकिल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों हम कार्नोट साइकिल को इस्तेमाल नहीं कर सकते एज ए एक्चुअल या वर्किंग साइकिल। लिमिटेशंस, limitations of Carnot vapor refrigeration cycle। कार्नोट वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल। बड़े भाई एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइए, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में जब हमने कार्नोट साइकिल पढ़ी थी वहां पे क्या क्या लिमिटेशन आई थी, वहां पे वो कह रहा था कि कंप्रेशर को ही दो हिस्सों में तोड़ दो, कंप्रेशर वर्क को दो हिस्सों में तोड़ दो, आधा कंप्रेशन बहुत स्पीड से हो, आधा कंप्रेशन स्लो हो। फिर एक्सपेंशन भी ऐसे करो, एक्सपेंशन आधा बहुत स्पीड से और आधा बहुत स्लो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो इसकी भी कुछ लिमिटेशन होंगी। सबसे पहली लिमिटेशन इसकी क्या है निकल के सामने, एक तो आप ये देखिए पॉइंट नंबर 1 हमारा कहां पे आ रहा है, पॉइंट नंबर, ये हमारा लिक्विड प्लस वेट रीजन है, तो पॉइंट नंबर 1 आ रहा है लिक्विड प्लस वेट रीजन में, मतलब यहाँ पे हमारे पास वेपर ऐसी कंडीशन में है या रेफ्रिजरेंट ऐसी कंडीशन में है कि वो लिक्विड भी है और वेपर भी है। पॉइंट नंबर 1 अगर इस पे होता, इस कर्व के ऊपर होता, सैचुरेशन वेपर कर्व के ऊपर, तो मैं कहता कि मेरे पास 100% वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट मौजूद है। अगर मेरे पास पॉइंट नंबर 1 इस पे होता तो मैं कहता कि मेरे पास 100% लिक्विड फॉर्म में मौजूद है वेपर, ये रेफ्रिजरेंट मेरा। लेकिन अभी कहाँ है, अभी वो बीच में है भाई दोनों के, थोड़ा सा लिक्विड है थोड़ा सा वेपर है, और आप ऐसा कंप्रेसर बना ही नहीं सकते जो लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर को कंप्रेस कर सके। यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर ए कंप्रेसर विच कैन कंप्रेस द मिक्सचर ऑफ लिक्विड प्लस वेपर। लिक्विड प्लस वेपर क्या होगा ना, अगर आप ऐसे अगर आप क्या काम करोगे, एक कंप्रेसर के अंदर लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर भरोगे और उसको कंप्रेस करने की कोशिश करोगे ना, इसके अंदर ये जो पिंक, ये जो दिखा रहा हूं मैं ब्लू कलर से, इसके अंदर मैंने माना कि गैस भरी हुई है और ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स है पानी की छोड़ो, लिक्विड फॉर्म में ड्रॉपलेट्स है किसी भी चीज की, रेफ्रिजरेंट की। बेटा जब ये कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा ना, पिस्टन जब इसको कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा, ये गैस तो कंप्रेस हो जाएगी सारी, जो इनके पीछे ब्लैक कलर की आपको नजर आ रही है, गैस तो कंप्रेस हो जाएगी, लेकिन लिक्विड एज इट इज रहेगा। लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड होता है इनकंप्रेसिबल। तो क्या होगा, लिक्विड बेटा पहली बात तो दीवारों से जाके टकराएगा, और ये कंप्रेसर बहुत हाई स्पीड में काम करता है। कंप्रेसर ऐसा नहीं होता कि स्लो स्लो आप हाथ से कंप्रेस कर रहे हो, नहीं, ये मोटर की शाफ्ट मोटर से जुड़ के चलता है तो बहुत हाई स्पीड में काम करेगा। तो ये लिक्विड पार्टिकल्स बार बार दीवारों से टकराते रहेंगे और उसको डैमेज करते रहेंगे, पिस्टन से टकराते रहेंगे, इसको भी डैमेज करते रहेंगे। और थोड़ी देर बाद में क्या होगा, थोड़ी देर बाद एक स्थिति ऐसी आएगी कि लिक्विड पार्टिकल्स ना सारे यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, हेड पे, यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, और ये पिस्टन आता रहेगा पीछे से बार बार। पिस्टन तो चल ही रहा है, वो गैस को कंप्रेस कर रहा है, बार बार गैस को कंप्रेस कर रहा है, इस तरीके से मोशन कर रहा है पिस्टन और सिलेंडर ऐसे। तो क्या होगा, जितनी बार इनमें प्रेशर लगेगा, जितनी बार इन पार्टिकल से प्रेशर लगेगा, उतनी बार ये सिलेंडर के सिर को, ये है सिलेंडर हेड, जिस सिलेंडर के अंदर ये भरे हुए हैं, सिलेंडर हेड को घायल कर देंगे पूरी तरह, सिलेंडर हेड को खत्म कर देंगे, नुकसान करा देंगे बहुत ज्यादा। तो हम ऐसा कंप्रेसर नहीं चाहते, और ना ही हम ये चाहते कि भाई हमारा रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड प्लस वेपर रीजन में है। हम क्या कोशिश करेंगे एक्चुअल साइकिल में, कोशिश करेंगे कि ये जो पॉइंट है ना हमारा पॉइंट नंबर 1, ये हमें यहाँ मिले, ये हमें यहाँ पर मिले, लिक्विड वेपर के बजाय वेपर स्टेट में मिले, प्रॉपर वेपर स्टेट में। तो यहाँ पे लिखिए पॉइंट नंबर 1 इज it is not easy to compress the liquid vapor, या फिर आप अभी समझिए, सिर्फ मैंने बहुत अच्छे से नोट्स में लिखा हुआ है, वहां से पढ़ लीजिएगा। लिक्विड वेपर मिक्सचर inside a compressor, ठीक है। क्या नुकसान होगा बेटा, लिक्विड ड्रॉपलेट्स माइट या मे
लिक्विड ड्रॉपलेट्स में वॉश अवे द लुब्रिकेंट्स, ये लुब्रिकेंट को ही बहा के ले जाएंगे लिक्विड के ड्रॉपलेट जो कंप्रेसर में लुब्रिकेंट इस्तेमाल किया है, वॉश अवे द लुब्रिकेंट फ्रॉम द सिलेंडर वॉल, फ्रॉम द cylinder ring and walls and also can damage the cylinder head और parts। ठीक है, सबसे पहला नुकसान तो हुआ ये, तो हम इस कारण से इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इस कारण से इसको यूज नहीं कर सकते। देखो बेटा क्या होता है, दूसरी चीज क्या होता है, एक और चीज, बाकी सब चीज हम कर सकते हैं आसानी से। पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको लिमिटेशन बता दी, सिर्फ इस वजह से हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे, पॉइंट नंबर 1 की वजह से। पॉइंट नंबर 2 में वेपर पे मिल रहा है, हम वेपर को आसानी से ठंडा करके यहाँ बना सकते हैं लिक्विड, और लिक्विड से यहाँ तक आ सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कंप्रेसर नहीं बना सकते, जो कि पॉइंट नंबर 1 पे कंप्रेस कर सके रेफ्रिजरेंट को। सो ये लिमिटेशन है कार्नोट साइकिल की, इसीलिए हम कार्नोट साइकिल को एक्चुअल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिस इज द रीजन why some modifications are required in the ideal vapor Carnot cycle। आइडियल वेपर कार्नोट साइकिल। तो अब हम पढ़ते हैं बेटा मॉडिफाइड क्या बनाया आज का, मॉडिफाइड वर्जन क्या बनाया, मॉडिफाइड आइडियल या मॉडिफाइड रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। और ये रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल है बेटा, आइडियल वेपर रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल, ये वर्ड जरूर लिखिएगा रिवर्स, क्योंकि कार्नोट साइकिल एक्चुअल में हीट इंजन के लिए इस्तेमाल होती है। लिमिटेशंस ऑफ रिवर्स्ड, सॉरी ये मैं लिखना भूल गया बेटा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा रिवर्स्ड। रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल, जहां जहां पे हमने इस्तेमाल कराया वर्ड कार्नोट साइकिल, वहां पे आप रिवर्स कार्नोट साइकिल का वर्ड इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मॉडिफाइड रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल, मॉडिफाइड रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। क्या मॉडिफिकेशन हमने एज्यूम करा बेटा, हमने कहा आप इस पॉइंट को यहाँ पे ले आओ, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, इस पॉइंट को यहाँ पे ले आओ, कर लेते हैं भैया, चलो जैसा आप कह रहे हो यार। हमें जो है कंप्रेशन करने में दिक्कत आ रही थी, तो हमने कहा कि आप इस पॉइंट को यहाँ पे ले आइए, कंप्रेशन इजीली हो जाएगा। सबसे पहले आप बनाएंगे डोम, दिस इज टीएस डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, यू विल पुट पॉइंट नंबर 1 एट हियर कि कंप्रेसर में जो है वेपर फॉर्म में आए रेफ्रिजरेंट, भैया ये होगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। पॉइंट नंबर 1 to 2, इसका फायदा क्या हुआ कि वेपर हमारी जो है, देखिए आप देखिए ना, अगर हम यहां से कंप्रेशन कर रहे थे तो एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन वी फाइंड सैचुरेटेड वेपर मिल रही थी, क्योंकि सैचुरेटेड वेपर कर्व पे थी। भैया जब हम यहां से स्टार्ट करेंगे ना कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन करेंगे, तो कहां तक जाएगा भैया, सुपर हीटेड रीजन में, तो हमें सुपर हीटेड वेपर मिलेगी। ठीक है, अब इसको ठंडा करना है तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसे ड्रॉ होती है इसके अंदर, कांस्टेंट प्रेशर लाइन इज दिस इज पॉइंट नंबर 3, हीट एक्सचेंजर प्रोसेस। नाउ व्हाट वी आर डूइंग बेटा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन जो है, इसमें आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन भी नहीं होता,
देखो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन भी नहीं हो सकता, ये भी एक लिमिटेशन है इसकी। 3 to 4 प्रोसेस 3 to 4 प्रोसेस 3 to 4 shows isentropic expansion, shows isentropic expansion। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन का मतलब मैं बताऊं तुम्हें क्या है? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन का मतलब है फ्रिज के अंदर टरबाइन लगाना। फ्रिज के अंदर आपने टरबाइन लगा दी, भैया इतने रुपए का तो फ्रिज नहीं आने का जितने की टरबाइन आएगी। क्या फिजिबल है ये कि आप फ्रिज के अंदर टरबाइन लगा दो? अच्छा, और वर्क भी इतना कम मिलेगा, वर्क भी इतना कम मिलेगा क्योंकि लिक्विड है, सैचुरेटेड लिक्विड है। सैचुरेटेड लिक्विड, आप लिक्विड से कोई काम कराइए उसके बजाय आप गैस से कोई काम कराइए। एक्सपेंशन वर्क, एक्सपेंशन वर्क जो है वो आप लिक्विड से कराओ या गैस से कराओ, बेटा गैस का होगा 1000 गुना 500 गुना वर्क। मतलब हमें तब फायदा है एक्सपेंशन कराने का जब हम गैस को एक्सपेंड करा रहे हो। अभी तो हम लिक्विड को एक्सपेंड कराने हैं, कुछ वर्क नहीं मिलेगा, कुछ वर्क नहीं मिलेगा क्योंकि लिक्विड कंप्रेस ही नहीं होने का। लिक्विड कंप्रेस नहीं होगा तो वो एक्सपेंड भी नहीं होगा, लिक्विड कंप्रेस नहीं होगा तो वो एक्सपेंड भी नहीं होगा ज्यादा। तो भैया यहाँ पे कुछ वर्क नहीं मिलेगा हमें क्या, हम क्या कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से कुछ वर्क मिलेगा और उस वर्क को हम कंप्रेसर चलाने में रन कर लेंगे, जैसा एयर रेफ्रिजरेशन में करते थे। एयर में ये क्यों पॉसिबल हो पाया? एयर में हमें टरबाइन में वर्क मिलता था, याद कीजिए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन डब्ल्यू नेट, नेट निकालते थे हम टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क करके, तो टरबाइन में कुछ वर्क मिलता था। क्यों? क्योंकि वो एयर थी, गैस थी, तो हमें कुछ अमाउंट ऑफ वर्क मिल जाता था। यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है तो विच इज इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल टू यूज। हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन नहीं कराते, तो हम इसकी जगह क्या इस्तेमाल करते हैं? हम थ्रोटलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, थ्रोटल वॉल्व का इस्तेमाल करते हैं, थ्रोटलिंग प्रोसेस का, जो कि ऐसा प्रोसेस होता है। ठीक है, इस तरीके का प्रोसेस होता है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। और वापस आ जाएंगे यहाँ पर पॉइंट नंबर 4। ठीक है, दिस इज अवर मॉडिफाइड रिवर्स कार्नोट साइकिल, दिस इज अवर कंप्रेसर वर्क, हियर कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, तो मैं इसको लिख देता हूं क्यू रिजेक्शन, हियर कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन, या मैं कहूंगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें यही मिलेगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यही मिलेगा। और बड़े भाई ये है मेरा थ्रोटलिंग प्रोसेस, थ्रोटल वॉल्व या थ्रोटलिंग प्रोसेस, ठीक है। और बेटा आपको जान के बहुत हर्ष होगा, बहुत ज्यादा खुशी होगी कि यही है हमारी थियोरेटिकल वीसीआरएस साइकिल, थियोरेटिकल वीसीआर साइकिल, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, इसी को कहा जाता है, जो कि मॉडिफाइड रिवर्स कार्नोट साइकिल है। इसके बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे कैसे कैसे इसके पीवी डायग्राम बनते हैं, कैसे टीएस डायग्राम बनते हैं। इस पूरे लेक्चर में मैंने आपका बेस बनाने की कोशिश करी है बेटा, जिससे पूरी साइकिल आपको समझ में आए, पूरी वीसीआरएस साइकिल आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाय।